ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में टोटल 32 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस एक्सरसाइज की टोटल 3 वीडियो बनाएंगे। पहली वाली वीडियो जो हमने की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिए थे। अब जो ये सेकंड वाली वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व किए जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 है उसके लिए थर्ड वाली वीडियो देख लेना। जो भी इस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की अदर वीडियोज हैं, जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्पेशली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना है, उसके बाद किसी भी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, सभी को देखकर अच्छी तरह से समझ लेना है। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। इसमें है इवेल्युएट सिग्मा 2 प्लस में 3 टू दी पावर के हमें दिया गया है। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, जो भी हमारे सिग्मा के आगे वाली वैल्यूज हैं उन सभी का हमें सम करना होगा। अब वैल्यूज कौन कौन सी हैं, देखो के यहां पर पावर दी गई है, के की वैल्यू यहां पर हमें 1 दी गई है और के की पावर को कहां तक लेकर जाना है, हमें के की वैल्यू को हमें 11 तक लेकर जाना है। तो इसके लिए सिंपल वे में सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी मेरा ब्रैकेट है ना मुझे जस्ट इसी को सोल्व करना है। तो मेरे पास क्या है 2 प्लस में यहां पर 3 आ जाएगा। के की वैल्यू मुझे पहले तो 1 रखनी होगी, 3 की पावर के है तो यहां पर के की जगह पर मैं 1 रख देता हूं, फिर से प्लस का साइन लगाता हूं, फिर से मैं 2 प्लस में 3 लिखता हूं। के की वैल्यू मुझे 11 तक रखनी है तो 3 यहां पर 1 रख दिया। इससे अगली बार हम क्या करेंगे भाई 2 रख देंगे। इसके बाद फिर से यहां पर 2 प्लस में 3 रखेंगे, अब की पावर 3 रख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से लास्ट में क्या होगा 2 प्लस में 3 आ जाएगा और पावर यहां पर हम 11 रख देंगे। अब एक सिंपल सी चीज इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ही हमने इसको ओपन किया है हमें यहां पर क्या दिखाई देता है कि भाई 2 यहां पर कितनी बार आएगा, टोटल 11 बार हमने रखी है। के की वैल्यू 11 तक हमने रखी है तो 2 हमारा इसमें कितनी बार आएगा, 11 बार ही आएगा। अगर हम 2 को 11 बार ऐड कर लेंगे, 2 को अगर हम इस तरह से 2 प्लस में 2 प्लस में 2 ये 11 बार आएगा, इसको ऐड करेंगे तो वो हमारा 22 हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो 2 इंटू में 11 कर दो तो हमारे पास 22 मिल जाएगा। सिंपल तरीका रखते हैं 2 इंटू में 11 कर लेते हैं। तो 2 इंटू में 11 मैंने कर लिया, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। 2 हर जगह पर मैंने ऐड कर लिया है, 2 ऐड करने पर मेरे पास सम मुझे मिल जाएगा। 2 के अलावा कौन कौन सी यहां पर टर्म्स बचती हैं भाई, 3 की पावर 1 है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक ब्रैकेट लगा लेता हूं। 3 की पावर 1 3 ही होता है तो पावर 1 लगाने की जरूरत हमें नहीं है। इसके बाद 3 की पावर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट नहीं सॉरी यहां पर हमारा प्लस का साइन लगेगा सभी में। 3 प्लस में इससे नेक्स्ट वाली टर्म 3 का स्क्वायर, इससे नेक्स्ट वाली टर्म 3 की पावर 3 और इसी तरह से हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी 3 की पावर 11। हमारे पास यहां पर 2 इंटू में 11 आ गया है और इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है, ये एक जीपी आ जाती है। जीपी का फॉर्मूला आपको पता है, इस जीपी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। इस जीपी की हमारे पास सबसे पहली टर्म यानी कि ए क्या है भाई 3 है। इसके बाद हम रेशो फाइंड करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, जो भी हमारी सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म रखनी होगी। सेकंड टर्म हमारी क्या है यहां पर 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहां पर 3 का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट टर्म 3 रख देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9। आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3 हमारे पास आ जाती है। हमें ए की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू पता है तो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। चलो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू में 11 ये हो जाएगा हमारे पास 22, प्लस का साइन लगा लो। फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, यहां पर देख सकते हो आर की वैल्यू कितनी आई है 1 से बड़ी है तो कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आर की पावर n माइनस में 1 और नीचे हमारा आ जाएगा आर माइनस में 1। इस फॉर्मूले को अप्लाई यहां पर कर देना है। सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स जो भी हैं हमारे पास ये भी पता है ना कि एन की वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास कितनी टर्म आएंगी भाई टोटल, एन की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 11 वैल्यू आएंगी। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, ब्रैकेट लगा लेंगे। आर की वैल्यू भी आप देख सकते हो 3 हमारी आ जाती है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी पावर एन करनी है। पावर एन कितनी भाई, यहां पर हमारे
हमारे पास है 11, तो इसकी पावर 11 कर देंगे, माइनस का 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। हमारे पास नीचे क्या होगा, r-1, r की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस में 1। अब इसको आगे जस्ट एक स्टेप में सोल्व कर देंगे। 22 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, हमारा 3 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 11 माइनस में 1 एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या है, यहां पर 3 माइनस 1 करने पर 2 आ जाएगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे इसको सोल्व करने मत लग जाना कि 3 की पावर 11 फाइंड करने लग जाओ। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 करना है तो उसके लिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी इज 39 अपॉन में 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 3 टर्म्स के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। अगर हम उनका सम करते हैं, तीनों टर्म्स को जोड़ते हैं तो 39 अपॉन 10 आता है। अगर हम उनको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। हमें कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भी 3 टर्म की बात कही जा रही है उन तीनों टर्म्स को भी फाइंड करना है। इजी तरीका क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें लेट करना होगा। मैं लेट कर लूंगा जो भी मेरी तीनों टर्म्स है ना, मतलब उसकी सेकंड टर्म मेरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब जब भी हम नेक्स्ट टर्म पर जाते हैं तो क्या होता है, आर मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर जो नेक्स्ट टर्म है वो मेरे पास ए आर हो जाएगी। और जब भी हम इस तरफ जाएंगे ना तो आर डिवाइड होता है। अगर हम इसे जो भी हमारी यहां पर जीपी होती है उसमें रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो आर डिवाइड होता है। मैंने यहां पर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म लेट कर ली। अब देखो आर यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारा ए आएगा, ए इसको फिर से डिवाइड कर देंगे हम आर से, तो हमारी फर्स्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, ए अपॉन में आर आ जाएगी। इसका फायदा क्या है आपको समझ में आ जाएगा। जो भी 3 टर्म्स थी उनका प्रोडक्ट हमें 1 दिया गया है, तो मैं इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं। प्रोडक्ट मुझे दिया गया है 1, तो मैं इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई यहां पर कर देता हूं, तो इनका प्रोडक्ट मुझे 1 यहां पर मिल जाता है। इस वाली कंडीशन का हमने यूज यहां पर कर लिया है। अब इसका फायदा क्या होगा कि नीचे आर है ऊपर आर है, मैं आर से आर को कैंसिल कर सकता हूं, ए की वैल्यू इजीली यहां से फाइंड कर सकता हूं। मेरे पास क्या है, ए इंटू में ए इंटू में ए को ए आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर 3 इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरे पास 1। मुझे इसे क्यूब को हटाना है, तो मैं क्या करता हूं भाई, इस तरफ मैं यहां पर क्यूब रूट लगा लेता हूं और इस तरफ भी मैं क्यूब रूट लगा लेता हूं। तो इस तरफ जो मेरा यहां पर क्यूब है इससे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मुझे मिलेगी a इक्वल्स टू में 1 को किसी भी रूट के अंदर डाल लो, बाहर हमेशा 1 ही निकलता है, ये आपको ध्यान रखनी है। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब जो दूसरी कंडीशन दी गई है कि तीनों टर्म्स जो भी दी गई हैं उनका सम हमें 39 अपॉन में 10 दिया गया है, सम करना है हमें। तो सम करने के लिए पहली टर्म मैंने लेट की थी a अपॉन में r, दूसरी मैंने लेट की थी a और तीसरी मैंने लेट की थी यहां पर a r। इनका मुझे क्या करना है भाई, सम करना है, तो इनका सम आता है 39 अपॉन में 10। यहां से हम एक इक्वेशन बना के r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें a की वैल्यू पता है 1, तो इसमें हर जगह पर जहां पर भी a है उसकी जगह पर 1 पुट कर देते हैं। a की जगह पर आ गया 1 अपॉन में r, प्लस में मेरे पास a की जगह पर फिर से 1, प्लस में मेरे पास a की जगह पर 1 और r आ जाएगा इक्वल्स टू में मेरे पास 39 अपॉन में 10 एज इट इज आएगा। अब इसको सोल्व करते हुए जाना है। देखो डिनोमिनेटर्स में कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 1 रख सकते हो, या फिर एलसीएम जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है वही हमारा एलसीएम हो जाती है। आर का एलसीएम लेंगे तो आर ही मिल जाएगा हमें। ऊपर वाली वैल्यूज में क्या होगा, जिसके नीचे आर है वो वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, उसके अलावा जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनमें इसी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर हम आर को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आर ही रहेगा। इसके बाद यहां पर आर को 1 आर में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 इंटू में आर करेंगे, आर हो जाएगा, इधर से आर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा 39 अपॉन में 10। इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे, उसके लिए लाइन लगा लेता हूं, यहां पर हम सोल्व करेंगे इसको। आगे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से की जा सकती है। 10 को यहां पर सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 यहां पर सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10। उसके बाद यही 10 हमारा आर में भी होगा और आर स्क्वायर में भी होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 आर, प्लस में हो जाएगा हमारे पास 10 आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास 39 है। हमने क्या किया है, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया है, तो आर को 39 में मल्टीप्लाई करने पर 39 आर
आ जाएगा। अब इसी को हमें थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के लिए क्या होगा, आर स्क्वायर वाली जो टर्म है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। हमारे पास है 10r का स्क्वायर। उसके बाद आर वाली जो टर्म है वो लिखी जाएगी। हमारे पास यहां पर आ जाएगा 10r, जो हमारा 39r दूसरी तरफ प्लस में है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 39r हो जाएगा। एंड उसके बाद जो हमारी एक टर्म 10 बचती है यहां पर उसको लिख देना है, इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करो इसको, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10r स्क्वायर। अगर मैं 10r में से 39r को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 29r प्लस में 10 इक्वल्स टू में 0। हमें क्या मिली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जिसमें वेरिएबल हमारा r है। तो इसको सोल्व करके मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला जो मेथड मैंने आपको क्लास 9th में सिखाया था, क्लास 10th में सिखाया था, वही इस पर अप्लाई करके इसको सोल्व करके r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहली वाली टर्म एज इट इज लिखनी होगी। मुझे 29r को स्प्लिट करना है। 29r को मैं कैसे कर सकता हूं, माइनस में 25r कर सकता हूं, उसके बाद माइनस में मैं 4r कर सकता हूं, और लास्ट वाली जो टर्म मेरी 10 है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगी, इक्वल्स टू में कर देंगे 0। सिंपली है यहां पर -25r -4r दोनों को ऐड करेंगे तो -29r वापस से बन जाता है। अब जो शुरू वाली दो टर्म है इनमें से क्या क्या चीजें कॉमन आती हैं भाई, मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं, r कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या यहां पर, देखो मैंने 10 में से 5 कॉमन ले लिया तो मेरे पास 2 बच गया। r स्क्वायर में से मैंने r कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहां पर r बच जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगा लो। 5 के टेबल में मेरे पास 25 कब आता है, 5 टाइम्स पर, तो 2r माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो दो टर्म है इनमें से भी मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन क्या लूं भाई मैं इनमें से, माइनस का 2 कॉमन दोनों में आ जाएगा। माइनस साइन सबसे पहले मैंने कॉमन ले लिया है दोनों में से, और 2 भी कॉमन ले लिया है क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। 4 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 और r बच जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगा करके यहां पर मेरे पास 10 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 5 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करके इक्वल्स टू में 0। अब सिंपल वे में देखो 5r माइनस 2 है, इसको इकट्ठा लिख लो, 5r माइनस में 2 इक्वल कर दो इसको 0 के। इसी तरह से ब्रैकेट दोनों के अंदर देखो 2r माइनस 5 दिया गया है तो मैं लिख सकता हूं भाई 2r माइनस में 5 इक्वल कर दो इसको भी 0 के। r की वैल्यू यहां से और यहां से फाइंड कर सकते हैं। r की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करेंगे तो भाई r इक्वल्स टू में हमारा क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू में -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, प्लस का 2 5r के साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। r की वैल्यू 2/5 मिलेगी। उसके बाद r की वैल्यू यहां से अगर मैं फाइंड करूंगा तो वो क्या मिलेगी मुझे, -5 को दूसरी तरफ भेजने पर प्लस का 5 और अपॉन में हमारा आ जाएगा 2। हमारे पास r की यहां पर वैल्यूज आ जाती हैं। r की वैल्यू हमें 2/5 मिलती है, r की वैल्यू हमें 5/2 मिलती है। अब हमें 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। देखो कॉमन रेशियो तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, अब इनमें से कौन सा कॉमन रेशियो सही होगा भाई, दोनों सही होंगे। अब एक लाइन लगाकर आपको बता देता हूं किस तरह से ये दोनों सही होंगे। सबसे पहले वाली टर्म हमने क्या की थी, a/r है, तो फर्स्ट टर्म जो होगी ना उसको हम क्या लिखते हैं भाई, a लिखा जाता है। a हमारा क्या है भाई, a/में r हमने लेट किया था, a की वैल्यू आपको पता है 1 हमने फाइंड कर ली थी ना, a की वैल्यू 1। अब r की वैल्यू यहां पर पुट करो। r की वैल्यू अगर मैं यहां से लेता हूं 2/5 ले लेता हूं, चलो 1 में यहां पर आ जाएगा 2/5। आपको पता है इसको सोल्व कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, नीचे अगर फ्रैक्शन है तो उसको पलट दो और मल्टीप्लाई कर दो। 2/5 है तो 5/2 कर दो, इसको सोल्व करने पर 5/2 हमें मिल जाएगा। अभी हम तीनों कंडीशन में r की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरा a2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, a2 हमारा कितना था भाई, a2 हमारा यानी कि सेकंड टर्म हमारी a ही थी, तो a की वैल्यू a2 हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद a3 की बात करेंगे हम, तो a3 हमारा कितना था भाई, a इंटू में r था हमारा, तो यहां पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, इंटू में r की वैल्यू हमारी कितनी पुट करनी है हमें, 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 मिल जाएगी। अगर हम r की वैल्यू ये पुट करते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपने देख ली। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो क्या टर्म्स में कोई चेंज आएगा,
बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप देखना पड़ेगा यहां पर। देखो अगर मैं दूसरे आर की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा ए क्या होगा, ए वही होता है हमारा ए अपॉन में आर। अब यहां पर ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू अब की बार मैं 5/2 पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/2 इक्वल्स टू में 1 इंटू में जो भी डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन 5/2 है दूसरी तरफ, मतलब यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पलट कर 2/5, तो जो फर्स्ट टर्म है वो 2/5 हो जाएगी। आप देखो इसकी लास्ट टर्म 2/5 है, इसकी फर्स्ट टर्म 2/5 आ गई। इसके अलावा जो हमारा A2 है वो क्या हो जाएगा, हमने लेट किया था उसको ए लेट किया था, ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद A3 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, A3 हमारा क्या है, ए आर है, यानी कि हमारा ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू हमें पुट करनी है 5/2। आप यहां पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 और डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज है। अगर हम टर्म्स को ध्यान से देखते हैं तो भाई 5/2 यहां पर है, 5/2 यहां पर है, दूसरी टर्म सेम है, तीसरी टर्म 2/5 है, यहां पर 2/5 है। जो तीन टर्म्स हमें फाइंड करनी थी वो कौन कौन सी आ जाती हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आप इस तरह से लिख सकते हो। हमारे पास आ जाता है 2/5, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1, उसके बाद आ जाता है 5/2। टर्म्स हमारी सेम यहां पर आई हैं, ठीक है, बस आगे पीछे हैं। A1 और A3 वाली टर्म्स अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं तो हमारी वो चेंज हो जाती हैं जस्ट, लेकिन तीनों टर्म हमारी यही रहेंगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, इसमें है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव सम 120। हमें यहां पर जीपी दी गई है, इसमें हमें कितनी टर्म्स लगानी पड़ेंगी, कितनी टर्म्स की हमें जरूरत होगी ताकि इन सभी का सम 120 हो जाए। तो सबसे पहले जीपी में हमारी सबसे पहली टर्म कितनी है भाई, 3 है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। आर कैसे फाइंड करते हैं भाई, A2 अपॉन में A1 किया जाता है। हमारे पास A2 कितना है, 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 3। 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन में 3, कैंसिल करने पर हमें 3 मिल जाएगा। हमारे पास A की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू कितनी है, 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना होता है, SN का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहां पर A आ जाएगा, उसके बाद R की पावर N माइनस में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा हमारे पास R माइनस में 1। सम करने पर ये कितना चाहिए हमें, 120, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी ऐसे एन की वैल्यू रख लेंगे इसको। अब जो भी फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 120 हो जाएगी, इक्वल्स टू में ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, आर यहां पर हमारा है 3 आ जाएगा, उसके बाद एन हमारा एज इट इज माइनस का 1 लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे आर की जगह पर 3 और माइनस का 1 एज इट इज। अब इसको जस्ट हमें सोल्व करना है। 120 यहां पर हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा और 3 माइनस 1 करने पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा। इसमें हमारा रहेगा क्या, 3 की पावर n माइनस में 1 है। अब एक बात आपको बार बार बताता आ रहा हूं मैं कि जब भी फ्रैक्शन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। यानी कि इस तरफ हमारा 120 एज इट इज रहेगा, 3/2 है, फ्रैक्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू में हमारा बचेगा क्या, 3 की पावर n माइनस में 1 है। अब देखो 3 से मैं 120 को कैंसिल कर सकता हूं बिल्कुल इजीली। यहां पर 3 1 जा 3 और 3 4 जा होता है 12, 0 इसके पीछे लगा दूंगा। इसके बाद 40 को यहां पर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 80 इक्वल्स टू में मेरे पास 3n माइनस का 1 है। इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो इस तरफ वाला 80 माइनस 1 दूसरी तरफ से आके ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर n है ये, ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने गलती कर दी, आप मत करना। 3 की पावर n आ जाएगा, 80 प्लस में 1 हो जाएगा हमारे पास 81 इक्वल्स टू में हमारे पास 3 की पावर n। अब मैं जो भी 81 है उसको 3 की पावर n की फॉर्म में लिख सकता हूं। 81 कैसे आता है भाई, अगर मैं 81 के फैक्टर्स करता हूं इस तरह से तो 81 क्या होगा, 3 की पावर 4 होता है, इक्वल्स टू में हमारे पास 3n आ जाएगा। क्लियरली यहां से आपको दिखेगा कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
4 हो जाएगी। सो n इक्वल्स टू में 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें इस एपी के जो भी टर्म्स हैं उनको 120 करना है तो कितने टर्म्स की जरूरत होगी? हमें 4 टर्म्स की जरूरत होगी। n इक्वल्स टू में 4 हमें यहां पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन फर्स्ट टर्म द कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हमें जो भी यहां पर जीपी है उसके फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 16 दिया गया है, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 दिया गया है। कुछ चीजें हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और n टर्म का सम हमें फाइंड करना है। तो सिंपल, हमें टोटल 3 टर्म और उससे अगली 3 टर्म्स की बात यहां पर की जा रही है। तो आपको पता है ना, जो भी हमारी जीपी होती है उसकी फर्स्ट टर्म हमारी a होती है, उससे अगली टर्म हमारे पास a r होती है, उससे अगली टर्म हमारे पास होती है a r का स्क्वायर, उससे अगली टर्म ए आर की क्यूब, उससे अगली टर्म होती है ए आर की पावर 4 और उससे अगली टर्म हमारे पास होती है ए आर की पावर 5। शुरू की जो 6 टर्म है वो कुछ इस तरह से होंगी, इसके आगे वाली टर्म्स इसी तरह से आगे चलती जाएंगी। हमें क्वेश्चन में कहता क्या है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो वो 16 हो जाता है। भाई फर्स्ट वाली 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। हमारे पास आता है ए, सेकंड टर्म होती है ए आर, उसके बाद थर्ड टर्म होती है हमारे पास ए आर का स्क्वायर। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 16 यहां पर मिलता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो तीनों टर्म्स में हमारे पास ए आता है तो हम ए को कॉमन निकाल लेते हैं। ए कॉमन लेने पर हमारे यहां पर 1 बचेगा, उसके बाद ए आर में से हमने ए को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आर बच जाएगा, प्लस में फिर से हमने ए यहां से कॉमन लिया है तो हमारे पास आर का स्क्वायर बच जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा 16। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम करने पर 128 आता है। भाई शुरू की 3 टर्म्स को तो हमने जोड़ लिया, इसके आगे की जो 3 टर्म्स हैं इनको भी जोड़ लेते हैं। आगे की 3 टर्म्स कौन सी हैं भाई? ए आर की क्यूब है, उसके बाद हमारे पास ए आर की पावर 4 है, उसके बाद है ए आर की पावर यहां पर 5 है। जोड़ने पर हमारा कितना आता है? 128 आता है। तो भाई 128 लिखो। अब यहां पर कॉमन क्या आता है? देखो ए आर की क्यूब यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी कि इसमें से मैं ए आर की क्यूब कॉमन ले सकता हूं। ए तो सभी में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए की पावर 4 में से 3 मैंने कॉमन ले ली हैं तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले देखो ए आर की क्यूब में से ए आर क्यूब कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से ए हम कॉमन ले चुके हैं, आर की पावर 4 में से मैंने 3 कॉमन ले ली हैं तो यहां पर बचेगा हमारा सिर्फ आर। इसके बाद इसी तरह से ए हम कॉमन ले चुके हैं, आर की पावर 5 में से 3 कॉमन ले चुका हूं तो यहां पर बच जाएगा आर का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में आ जाएगा 128। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी ये सेकंड इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से। यहां पर मैं लिख देता हूं डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। फर्स्ट से मैं सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो सेकंड इक्वेशन मेरी ऊपर आएगी। ऊपर मेरी जो भी सेकंड इक्वेशन है ए आर क्यूब, ब्रैकेट में यहां पर 1 प्लस में आर का स्क्वायर, ये लिखकर इक्वल्स टू में 128 लिख दूंगा। ऊपर जो भी मेरी सेकंड इक्वेशन है एज इट इज लिख देनी है। इसके बाद एक लाइन यहां पर लगा लेंगे। इसी के नीचे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख देनी है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है भाई? ए आता है, इसके बाद 1 माइनस में आर प्लस में यहां पर आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाता है मेरे पास 16। अब जो जो चीजें कैंसिल होती है ना उनको हमें कैंसिल यहां पर कर लेना है। आप देखो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर हमारे पास है तो ब्रैकेट के अंदर वाली सेम वैल्यूज हैं, ब्रैकेट से ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हो ऊपर भी ए है नीचे भी ए है तो भाई मैं ए से ए को कैंसिल कर दूंगा। अगर 16 का टेबल आता है तो भाई 16 8 जा होता है 128 टाइम्स पर, इसको कैंसिल कर देंगे। अब जो चीजें बची हैं उनको लिखेंगे। क्या बचा है भाई? यहां पर कैंसिल होने पर सिर्फ हमारा आर की क्यूब बचा है तो आर की क्यूब इक्वल्स टू में आ जाता है हमारे पास 8 है। कैंसिल करने पर 8 हमारा बचा है। अब मैं आर की क्यूब को एज इट इज रखता हूं। इक्वल्स टू में 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अगर मैं पावर से पावर को कैंसिल कर दूं तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आर की वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है
2। आर की वैल्यू 2 आने के बाद जो भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास क्या है, a है, उसके बाद 1 प्लस में r है, उसके बाद फिर से मेरे पास r का स्क्वायर है और इक्वल्स टू में मेरे पास 16 है। अगर इसमें मैं r की जगह पर r की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a ब्रैकेट लगा के 1 प्लस में r की जगह पर 2 लिखा, प्लस में r का स्क्वायर है तो 2 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू में 16 आ गया। इसको जस्ट मुझे सोल्व करना है भाई, a आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस में 2 ये हो जाएगा मेरे पास 6, 6 प्लस में 1 करने पर हो जाएगा यहां पर 7, तो यहां पर हमारा 7 आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारा 16 एज इट इज है। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, मेरी जो भी मेरा 16 है इक्वल्स टू में वो तो एज इट इज आएगा। 7 यहां पर मल्टीप्लाई में है, a के साथ दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हो जाएगा डिवाइड में। a की वैल्यू भी यहां पर हमने फाइंड कर ली है, r की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू आ गई यहां पर 16 अपॉन में 7। इसके अलावा हमें nth टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। nth टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास है, ऐसे n इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा मेरे पास a r की पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट में क्लोज करके नीचे आ जाएगा मेरे पास r माइनस 1। इस वाली जो भी हमारी ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ऐसे n हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू में a की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी है, 16 अपॉन में 7 पुट करनी है। इसके बाद मेरे पास ब्रैकेट लगाना है, r की वैल्यू 2, n हमारा एज इट इज माइनस का 1 रखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है भाई, r माइनस 1 करना है, r की वैल्यू 2 माइनस का 1 एज इट इज। अब इसको हम जस्ट सोल्व कर लेंगे जहां तक भी ये सोल्व होगा। Sn इक्वल्स टू में हमारे पास 16 अपॉन में 7 एज इट इज है। ब्रैकेट के अंदर जो हमारा यहां पर है 2 की पावर n माइनस 1 ये तो एज इट इज रहेगा, जब तक n की वैल्यू हमें नहीं पता है इसको सोल्व हम नहीं कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 करने पर हमारे पास आ जाता है 1 और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि डिनोमिनेटर में 1 जरूरत हो तो ही लिखेंगे, जरूरत ना हो तो इसको नहीं लिखा जाएगा। अभी हमें जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, तो हमारी जो एस एन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 16 अपॉन में 7 और यहां पर आ जाएगा 2 की पावर n माइनस में 1। हमें 3 चीजें फाइंड करने के लिए कहा गया था। r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली और जो भी सम ऑफ n टर्म्स हैं वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है गिवन अ जीपी विद ए इक्वल्स टू में 729, सेवंथ टर्म 64, डिटरमाइन S7। सिंपल वे में सेवंथ टर्म हमें 64 दी गई है तो मैं जो सेवंथ टर्म A7 है उसको कैसे लिख सकता हूं, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं AR की पावर 6। कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आप यहां पर लिखोगे AR n माइनस 1, n की जगह पर आप पुट करोगे 7 तो आपको AR की पावर 6 मिल जाएगी। जो हमें A7 है वो AR 6 लिख सकते हैं और सेवंथ टर्म जो है वो कितनी दी गई है 64, तो इक्वल्स टू में यहां पर 64 आ जाएगा। इसके अलावा हमें a की वैल्यू भी तो दी गई है 729, तो इसे a की जगह पर मैं पुट कर देता हूं 729, r की पावर 6 एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 64। अगर मुझे r की पावर 6 फाइंड करनी है तो इक्वल्स टू में मेरे पास 64 एज इट इज रहेगा। 729 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये चला जाएगा डिवाइड में, r की पावर 6 है इक्वल्स टू में 64 और 729 को कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूं तो वो 64 होता है यानी कि ऊपर 2 आ जाएगा। अगर मैं 729 को 3 की पावर में चेंज करता हूं तो वो 3 की पावर 6 होता है यानी कि 2 अपॉन में 3 की पावर 6 करने पर मुझे 64 और 729 मिलेगा। मैंने इसको 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 की फॉर्म में लिख दिया। अगर पावर से पावर को कैंसिल कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन में 3 मुझे मिल जाएगी। मेरे पास a की वैल्यू है, मेरे पास r की वैल्यू है, तो अब फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए भाई, S7 फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, r की वैल्यू देखो 2 अपॉन 3 है विच इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटी है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा Sn इक्वल्स टू में यहां पर आएगा हमारे पास a माइनस में जो भी हमारा r है उस पर पावर n लगेगी, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में r। अब ध्यान से समझना, यहां पर हमारा s आ जाएगा, हमें 7 फाइंड करना है S7, तो n की जगह पर 7 रखेंगे इक्वल्स टू में a की वैल्यू हमें 729 रख देनी है और 729 को मैं 3 की पावर 6 की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, तो मैं a की जो वैल्यू है उसको यही लिख देता हूं
3 की पावर 6 की फॉर्म में। इसके बाद ब्रैकेट यहां पर मुझे शुरू करना है, 1 आ जाएगा, माइनस में r की वैल्यू मुझे रखनी है जो हो जाएगी मेरे पास 2/3। तो यहां पर आ गया 2/3, इसकी पावर मुझे n करनी है, n की वैल्यू 7 रखी जाएगी। तो यहां पर हमारे पास 7 आया, ब्रैकेट क्लोज करके इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना आप, 1 माइनस में r है तो 1 माइनस में r की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/3। अगर मैं एक तरफ सोल्व कर लूं 1 माइनस में 2/3 क्या होता है तो आपको मिलेगा यहां पर 1/3 मिलेगा। ठीक है, 1 माइनस में 2/3 को सोल्व करने पर 1/3 आएगा। कैसे आएगा ये बताऊं, देखो 3 का हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 आ ही जाएगा। अब सोल्व कैसे करना होता है, 3 को यहां पर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नीचे वाली जो वैल्यूज है ना उसको सब्ट्रैक्ट मतलब उसको सम सोल्व करने पर 1/3 हमें मिलेगा। इतनी बात आप ध्यान रखो। अब चलो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर SS7 है, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई 3 की पावर 6 है, एज इट इज लिख देता हूं। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है 1 है, उसके बाद माइनस का साइन है। मैं क्या करता हूं 2/3 की पावर 7 है तो इनको अलग अलग कर लेता हूं, 2 की पावर 7 कर लेता हूं, उसके बाद 3 की पावर को भी 7 कर लेता हूं। और इसके डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया ना 1 माइनस 2/3 को सोल्व करने पर 1/3 आएगा। तो यहां पर भाई मैं लिख देता हूं 1/3। इसके बाद जो SS7 है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में अगर मेरे पास नीचे की तरफ फ्रैक्शन कैसे है भाई, नीचे की तरफ फ्रैक्शन है ना, वो फ्रैक्शन ऊपर की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। नीचे मेरे पास क्या है 1/3। तो सबसे पहले देखो यहां पर 3 की पावर 6 लिख दो, जो नीचे वाला मेरा फ्रैक्शन है 1/3, इसको पलटने पर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया है डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं। इट मीन्स 1/3 ऊपर भेजेंगे तो 3 ये हो जाएगा। अब आगे ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हमें देखना है। यहां पर मेरे पास 3 की पावर 7 है, एलसीएम लूंगा मैं तो यहां पर 3 की पावर 7 ही रहेगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगी, अगर 3 की पावर 7 को 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर 7 माइनस में 2 की पावर 7, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। आगे इसको सोल्व करूंगा तो SS7 इक्वल्स टू में 3 की पावर 6 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 7। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। ब्रैकेट के अंदर ऊपर मेरे पास क्या है 3 की पावर 7 है, माइनस में मेरे पास 2 की पावर 7 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू क्या है आप देखो 3 की पावर 7 यहां पर आती है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 की पावर 7। आप देखो ऊपर भी 3 की पावर 7, नीचे भी 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद एक लाइन लगा के इसको आगे यहां पर सोल्व करेंगे। बची वैल्यूज कौन सी हैं, सबसे पहले तो SS7 यहां पर लिख लो, इक्वल्स का साइन लगा लो। वैल्यू मेरे पास बची है 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 जो है ना वो कितना होता है 2187। धीरे धीरे ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा जो 2 की पावर 7 है माइनस का साइन लगा लेंगे, और 2 की पावर 7 कितना होता है ये होगा 128। अब जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो S7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2059। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। हमें एक जीपी फाइंड करनी है जिसकी शुरू वाली जो 2 टर्म्स हैं उनका सम करने पर -4 हमें मिलता है। शुरू वाली 2 टर्म कौन सी होती है भाई, पहली टर्म को हम ए लिखते हैं, दूसरी टर्म हमारी होती है AR। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास -4 आ जाता है। सबसे पहली इक्वेशन हमने सिंपली यहां से बना ली है। इसके बाद कहता है कि जो भी फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या होगी हमारी A5 हमारी फिफ्थ टर्म होती है। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अगर मैं थर्ड टर्म जिसको मैं A3 लिखता हूं, थर्ड टर्म का मैं 4 टाइम्स कर देता हूं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म जो है वो तीसरी टर्म की 4 गुनी है, तीसरी टर्म की 4 गुनी मैंने कर दी तो ये फिफ्थ टर्म के इक्वल हो गई है। अब एक सिंपल बात बताओ मुझे, फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हम टर्म लिखते हैं उसमें क्या होता है AR n-1 लिखा जाता है। अगर n की जगह पर यहां पर मैं 5 पुट कर दूंगा तो 5 - 1 ये हो जाएगा मेरे पास AR4। इसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्म के लिए लिखने जाऊंगा, थर्ड टर्म मेरी क्या होती है AR
स्क्वायर होती है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो A5 जो है मेरी, मैं उसको लिख सकता हूं AR की पावर 4, फिफ्थ टर्म होती है मेरी AR की पावर 4 इक्वल्स टू में 4 मेरा एज इट इज, थर्ड टर्म होती है AR का स्क्वायर। अगर मुझे यहां से A या फिर R की वैल्यू मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब यहां पर देखो AR का स्क्वायर मैं AR की पावर 4 एज इट इज रखूंगा, यहां पर AR स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो चले जाएंगे यहां पर डिवाइड में, इक्वल्स टू में मेरे पास बचेगा 4। अब देखो यहां पर ध्यान से, ऊपर A नीचे A से A को काट देंगे। यहां पर मेरे पास है R का स्क्वायर, ऊपर है R की पावर 4। अगर मैं R स्क्वायर से R की पावर 4 काटूंगा, देखो R की पावर 4 का मतलब R की पावर 4 अपॉन में R स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ऊपर हमारा R इंटू में R इंटू में R इंटू में R है, और नीचे हमारे पास R का स्क्वायर यानी कि R इंटू में R है, ऊपर 4 बार R हमारा मल्टीप्लाई में है। इट मीन्स नीचे वाले 2 R से जो ऊपर वाले 2 R हैं वो कट जाएंगे, बचेंगे कितने हमारे पास, सिर्फ 2R, यानी कि R स्क्वायर से R की पावर 4 को कैंसिल करने पर मेरे पास R का स्क्वायर बचेगा। तो यहां पर R स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास 4 आ गया। अगर मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरफ रूट लगाना होगा, इस तरफ भी रूट लगाना होगा। R स्क्वायर से मेरा R बाहर निकल कर आ जाएगा और जो 4 है वो बाहर निकल कर आएगा, तो प्लस माइनस 2 मुझे मिल जाएगा। अब R की वैल्यू जो है वो हमारी +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन में जो R है मैं उसको क्या ले लेता हूं, R इक्वल्स टू में प्लस का 2 ले लेता हूं। अगर मेरा प्लस का 2 है तो मुझे GP बनानी होगी। प्लस का 2 के लिए A की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अभी हमें R की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज यहां लिखकर। तो भाई मेरे पास A प्लस में आ जाता है AR इक्वल्स टू में है -4। इसमें R की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, तो मेरे पास A प्लस में A, R की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास -4। यहां पर होगा मेरा A, उसके बाद प्लस में 2A इक्वल्स टू में मेरे पास -4। A प्लस में 2A करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3A इक्वल्स टू में -4। A की वैल्यू क्या होगी, A इक्वल्स टू में -4 अपॉन में 3 आ जाएगा। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई है ना, अगर फर्स्ट टर्म आ गई तो पूरी जो GP है वो बना सकते हैं। R की वैल्यू भी पता होनी चाहिए हमें। तो जो भी हमारी GP है वो क्या होती है, सबसे पहले आपको सिंपल वे में बता देता हूं। फर्स्ट टर्म हमारी A होती है, सेकंड टर्म हमारी होती है AR, उसके बाद होती है हमारी AR स्क्वायर। इसी तरह से आगे वाली टर्म्स इसमें आ जाती हैं। अब GP बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास A की वैल्यू तो मिल ही जाती है मुझे। A की वैल्यू में फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर -4 अपॉन में 3 हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो होगी AR यहां पर देखो एक साइड में मैं लिख लेता हूं, A मैंने पुट कर देना है -4 अपॉन में 3, और जो R की वैल्यू है AR करना है, R की वैल्यू यहां पर 2 है तो यहां पर मल्टीप्लाई में 2 कर देना है। इसको सोल्व करेंगे तो -8 अपॉन में 3 मुझे मिल जाएगा। तो सेकंड टर्म हो जाएगी -8 अपॉन में 3। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या होगी, AR का मुझे स्क्वायर करना है। तो भाई AR का स्क्वायर करेंगे, A की वैल्यू -4 अपॉन में 3, R हमारा कितना है भाई 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, सॉरी 4 आएगा यहाँ पर मेरे पास 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो -16 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म मेरे पास आ जाएगी -16 अपॉन में 3। मेरे पास 2 GP मिलेंगी। अगर मैं R की वैल्यू, मेरे पास +-2 है, R की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो GP यहां पर मैंने बना दी। अगर R की वैल्यू नेगेटिव मेरी होगी तो GP कैसे बनानी है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। उसके लिए हम आएंगे यहां पर, तो इफ यहां पर मैं लिखता हूं इफ R इक्वल्स टू में -2, अगर R की वैल्यू मेरे पास -2 है तो फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर मैं लेकर आऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है मेरी A प्लस में AR इक्वल्स टू में -4 है। इसमें मैं A जो भी मेरा R है ना उसकी वैल्यू -2 रख देता हूं। यहां पर मेरे पास A प्लस में A आ जाएगा, R की वैल्यू -2 आ जाएगी, इक्वल्स टू में -4 आ जाएगा। यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो भाई A, उसके बाद A को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2A इक्वल्स टू में आ जाएगा -4। A में से 2A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा -A इक्वल्स टू में -4। एज इट इज माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करूंगा तो A की वैल्यू 4 मुझे मिल जाएगी। अगर R की वैल्यू -2 है तो A की वैल्यू 4 है। अब इस कंडीशन में मेरे पास GP क्या बनेगी,
जीपी हमारी वही रहेगी, जो जनरल टर्म है जीपी की वो वही रहेगी। फर्स्ट टर्म हमारी हमेशा ए ही होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारी ए यहां पर कितनी हो जाएगी 4। इसके बाद सेकंड टर्म मेरी क्या होगी, ए इंटू में आर करना पड़ेगा। ए मेरे पास 4 है, आर को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में 8 आ जाएगा। इसके बाद इससे जो सेकंड टर्म है मतलब थर्ड टर्म है, नेक्स्ट वाली टर्म है, वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर होगा। तो एक तरफ यहां देखो ए आर का स्क्वायर करना है, ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, आर की वैल्यू मेरे पास -2 है, इसका मैं यहां पर स्क्वायर कर देता हूं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां पर मेरा 4 एज इट इज, जो भी मेरा यहां पर -2 का स्क्वायर करूंगा तो ये मुझे 4 मिल जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट टर्म हमारी 16 आ जाएगी। इसी तरह से आगे की टर्म्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आर की वैल्यू हमारी रूट से बाहर निकलेगी, जो 2 वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी है। अगर प्लस में है तो जीपी हमारी ये बनेगी, अगर माइनस में है तो जीपी हमारी ये बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है, इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। हमारे पास एक जीपी की 4th टर्म 10th टर्म और 16th टर्म जो है ना वो एक्स वाई और जेड दी गई हैं। हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वाई और जेड इस जीपी में ही होंगी। तो बिल्कुल सिंपल वे में देखो हमें क्या दिया गया है, 4th टर्म जिसे हम A4 कह सकते हैं हमें दी गई है, उसके बाद 10th टर्म जिसे मैं A10 कह सकता हूं, इसके बाद A16 यानी कि 16th टर्म हमें दी गई है। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, आपको मैंने बताया था ना जो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इक्वल्स टू में AR n-1 होता है। तो भाई इस वाले के अनुसार अगर n की जगह पर मैं 4 रखूंगा तो n-1 4 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि जो मेरी 4th टर्म है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AR की पावर 3। 10th टर्म को लिख सकता हूं AR की पावर 9। उसके बाद 16th टर्म को लिख सकता हूं AR की पावर 15। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसको आपने समझना है। हमें जो 4th 10th और 16th टर्म है वो एक्स वाई और जेड दिए गए हैं। यानी कि जो 4th टर्म है वो मुझे दी गई है एक्स, इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास 10th टर्म है वो दी गई है वाई, एंड उसके बाद जो 16th टर्म है वो दी गई है मुझे z। अब ये प्रूव करने के लिए कि x, y और z इसी जीपी में हैं, इसके लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम r फाइंड कर सकते हैं। और r कैसे फाइंड किया जाता है भाई, यहां पर हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। r फाइंड करने के लिए देखो 4th टर्म और 10th टर्म में कितनी टर्म्स यहां पर आएंगी बीच में, टोटल यहां पर 5 टर्म का गैप आ जाता है इनमें। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं A10 से A16 पर जाऊंगा तो इसके बीच में भी 5 टर्म आती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मान लो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो मेरी सेकंड इक्वेशन है और ये मान लो मेरी थर्ड इक्वेशन यहां पर मैंने बना ली। अब जो भी मेरी सेकंड इक्वेशन है उसको मैं डिवाइड करता हूं फर्स्ट इक्वेशन से, उसके लिए यहां पर लिखता हूं डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। सेकंड से मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो सेकंड इक्वेशन मेरी पहले लिखी जाएगी, जो भी सेकंड इक्वेशन है वो आ जाएगी हमारी AR की पावर 9 इक्वल्स टू में y आ जाता है। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई मेरे पास है AR की क्यूब और इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर x, तो AR की क्यूब इक्वल्स टू में x आ जाता है मेरा। जब हम डिवाइड करते हैं तो भाई ऊपर a नीचे a, तो मैं a से a को कैंसिल कर सकता हूं। ऊपर r की पावर 9 है, नीचे r की पावर 3 है। अगर मैं r की पावर 3 से 9 को कैंसिल करूंगा तो कितनी यहां पर पावर बचेगी हमारे पास, सिर्फ 6 बच जाएगी। इट मीन्स जो हमारा यहां पर बचा है वो है r की पावर 6 इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा y अपॉन में x आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं यहां पर नेक्स्ट वाले में, जो मेरी थर्ड इक्वेशन है इसको मैं सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। तो फिर से यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं डिवाइड थर्ड बाय सेकंड। तो थर्ड वाली इक्वेशन मुझे सबसे पहले यहां पर लिखनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, यहां पर आ जाएगा मेरे पास AR की पावर 15 इक्वल्स टू में आ जाएगा z। इसी के नीचे मुझे सेकंड इक्वेशन लिख देनी है। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास
आर की पावर यहाँ पर आ जाती है मेरे पास 9 इक्वल्स टू में आ जाता है मेरे पास वाई। मुझे डिवाइड करना है तो बिल्कुल सिंपल, ए से ए को कैंसिल करने के बाद आर की पावर 9 से आर की पावर 15 को मुझे कैंसिल करना है। तो भाई देखो सिंपल है ना, 9 से मैं अगर 15 मतलब 15 टाइम्स आर है यहाँ पर, इसको कैंसिल करूंगा, ऊपर नीचे जब होती है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास 6 आ जाएगा। सिर्फ पावर कैंसिल होगी, आर हमारा एज इट इज रहेगा, 15 हमारा यहां पर कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में हमने यहां पर क्या किया, आर की पावर 6 हमारी बची इक्वल्स टू में जेड अपॉन में y हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखो r की पावर 6 इक्वल्स टू में y अपॉन x है, r की पावर 6 इक्वल्स टू में z अपॉन y है, और इन दो भी हमारी जो भी हमारी टर्म्स हैं इनमें कितनी कितनी टर्म्स का गैप है भाई, 5 टर्म्स का इन दोनों में गैप है। और जो हमारा रेशियो है ना वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है। R6 की वैल्यू हमारी जो है y अपॉन में x आती है और R6 की वैल्यू यहां पर z अपॉन में y आ रही है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लिखता हूं भाई, इक्वेशन नंबर यहां पर 4th है, और इस वाली इक्वेशन को लिखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th इक्वेशन, 4th और 5th इक्वेशन से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि y अपॉन x और z अपॉन y ये एक दूसरे के इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों R6 के r की पावर 6 के इक्वल हैं। तो y अपॉन में x ये इक्वल हो जाएगा मेरा यहां पर z अपॉन में y के। अगर हमारा ये आ जाता है यानी कि जो भी हमारे यहां पर x, y और z हैं वो इसी जीपी में हो जाएंगी, तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर x, y एंड z आर इन जीपी। जो भी हमारी यहां पर वैल्यूज हैं x, y और z ये इसी एक जीपी में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, इसमें है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 888, 888 एंड 8888 एंड सो ऑन। हमें यहां पर एक सीक्वेंस दिया गया है भाई, इसकी टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये हमारा एक जीपी तो नहीं बनता है, लेकिन इसको जीपी हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें यहां पर जो सीक्वेंस दिया गया है इसको हम क्या करेंगे भाई, ऐसे n की फॉर्म में हमें ये दिया गया है। हमारा इसमें सबसे पहले आ जाता है 8, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो आ जाता है 88 एंड उसके बाद आ जाता है हमारा यहां पर 888। इसी तरह से अगली टर्म हमारी आ जाती है 8888 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलता रहेगा। हमें इन सभी n टर्म्स का सम फाइंड करना है। कैसे किया जाएगा? आसान तरीका बताऊं आपको। देखो सबसे पहले क्या किया जा सकता है, हमें जीपी बनानी पड़ेगी। जीपी के लिए भाई 8 सभी में आता है तो 8 को मैं कॉमन लेता हूं। जैसे ही मैं 8 को यहां पर कॉमन लूंगा बचेगा क्या, उस चीज पर ध्यान देना है। 8 में से 8 को कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा, फिर 88 में से मैंने 8 को कॉमन लिया है तो 11 आएगा। उसके बाद हमारे पास 111 आ जाएगा कॉमन लेने पर। उसके बाद हमारे पास 118, यहां पर 8 है ना तो 4 टाइम्स 8 है, 4 टाइम्स हमारा 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, मैं क्या करता हूं, जो भी मैंने यहां पर कॉमन लेने के बाद वैल्यूज बची हैं इनको थोड़ा सा आगे खिसका देता हूं। मैं एक चीज और कर सकता हूं जीपी बनाने के लिए कि इस ऊपर वाली वैल्यू में मतलब जो भी मेरी वैल्यू है इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 9 से ही डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में 9 करता हूं। मल्टीप्लाई मैंने किया है, डिवाइड मैंने किया है, तो हमारी जो इक्वेशन है उसमें भी हमने बेसिक जो इक्वेशन का स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। अब इसको सोल्व करने पर क्या होगा, देखो सिंपल है। यहां पर 8 अपॉन में 9 है, एज इट इज लिख लेते हैं 8 अपॉन में 9। अगर मैं 9 से 1 को 11 को 111 और इन सभी को मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो यहां पर कितना आएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। उसके बाद 99 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 999 आ जाएगा। इसी तरह से आगे की वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। अब जो हमारी वैल्यू आएगी नेक्स्ट, उस पर फिर से आपको ध्यान देना है। मेरे पास जो 8 अपॉन में 9 है वो एज इट इज चलता रहेगा। जो 9 यहां पर है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 10 माइनस में 1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से जो 99 मेरे पास आया है इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई, 100 माइनस में 1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से जो 999 आया है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1000 माइनस में 1 लिख सकता हूं। और इसी तरह से आगे की वैल्यूज भी
आएंगी। अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप और ध्यान से समझो। यहां पर हमारे पास 8/9 आ गया। मैं जो भी यहां पर मेरा 10 है, मैं इसमें से क्या करता हूं, -1 कॉमन ले लेता हूं। इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है। तो सबसे पहले मैं -1 को एक तरफ छोड़ दूंगा, -1 को कुछ देर के लिए भूल जाओ, उसको कॉमन लिया जाएगा। मेरे पास यहां पर क्या बचेगा, 10 प्लस में 100 प्लस में 1000, इस तरह से मेरे पास वैल्यूज बचेंगी। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 10। 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर। उसके बाद जो मेरा 1000 आएगा नेक्स्ट, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 की क्यूब लिख सकता हूं, आ जाएगा ना। तो इस तरह से हमारा ये जीपी बन गई। अब माइनस का साइन यहां पर लगा लेता हूं। माइनस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि 1 हर जगह पर माइनस में, और कितनी बार 1 माइनस होगा भाई, ये तो आगे चलता जाएगा, n टाइम्स पर ये माइनस होगा। तो 1 यहां पर आ जाएगा, माइनस का 1 इसमें से, मतलब जो भी हमारी ये वैल्यूज आएंगी, एंड सो ऑन भी इसके लास्ट में हमें कर देना है। जो भी हमारी ये वैल्यूज आएंगी, इनमें से 1 माइनस होगा। हर एक वैल्यू में से 1 माइनस होता है ना, और कितनी वैल्यूज में से होगा, n टाइम वैल्यूज में से होगा। तो इसमें n हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अभी तक जो हमने किया है उसका फायदा क्या हुआ, यहां पर हमारी जीपी बन गई है। भाई इस जीपी के इंफॉर्मेशन जो है ना, वो एक साइड में लिखते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस जीपी की हमें, कि इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी a है और वो हमारी 10 है। इसके बाद जो हमारा यहां पर r आएगा वो कितना है, देखो यहां पर सेकंड टर्म हमारी 10 का स्क्वायर है, अपॉन में 10 करेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a2 अपॉन में a करने पर 10 का स्क्वायर होता है 100, अपॉन में फर्स्ट टर्म हमारी 10, ये कटने पर हमारी r की वैल्यू भी 10 आ जाती है। a हमारा यहां पर 10 है, r हमारा यहां पर 10 है, तो मैं इस वाले पार्ट पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। जो हमारा r है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला आपको कौन सा अप्लाई करना है, यहां पर एक साइड में ही लिख देता हूं, ऐसे n इक्वल्स टू में a आ जाएगा। उसके बाद हमारा r पे पावर लगेगी n-1, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा r-1। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अब जो हमारा यहां पर 8/9 है वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है भाई, इस वाली वैल्यू पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास यहां पर कितना है भाई, सबसे पहले a आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा a की वैल्यू 10 रख देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, r की वैल्यू यहां पर 10 आ जाएगी। उसके बाद हमारे इसकी पावर n करनी है, -1 करना है, ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास है r-1, r की वैल्यू आ जाएगी 10, माइनस का 1 एज इट इज। ब्रैकेट जो हमारा है उसको क्लोज करना नहीं है अभी, इसमें से हमें माइनस करना है किसको भाई, 1 into में n को, 1 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर हमारा n आ जाएगा, और ब्रैकेट अब क्लोज करना है। इसके बाद इसको आगे सोल्व करने के लिए यहां पर एक लाइन लगा लेता हूं, आगे यहां से इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट आंसर हमारा ये ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा 8/9 है वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को हमें देखना है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है भाई, 10 है, मतलब ऊपर वाली ये वैल्यूज है ना एज इट इज लिख देनी है हमें। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू में आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर n-1 है, ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का n भी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें सोल्व करना होगा। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब और सिंप्लीफाई अगर करना है तो जो भी हमारा यहाँ पर 8/9 है, मतलब क्या कर सकते हैं हम, चलो 8/9 को मैं कुछ देर के लिए रब करता हूं। हम क्या कर सकते हैं, 8 को यहां पर हम इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8/9 को इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस वाले टर्म से। या तो आप आंसर को इतना ही छोड़ दो, या एक स्टेप और आगे बढ़कर 8/9 को फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। 8 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80/, जो भी हमारा यहां पर 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 81। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज जो हैं 10 की पावर n-1 एज इट इज आ जाएगी, माइनस का साइन लगा लो। 8/9 को हम n से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देते हो तो ये भी आंसर हो जाएगा, एक स्टेप और कर दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, इसमें है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 एंड हाफ है। हमारे पास भाई दो सीक्वेंस दिए गए हैं, पहला सीक्वेंस दूसरा सीक्वेंस है। दोनों की जो टर्म्स है उनका हमें प्रोडक्ट करना है, उसके बाद उनका
सम करना है। अब प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करना है, पहली टर्म से पहली टर्म को, दूसरी टर्म से दूसरी को, तीसरी टर्म से तीसरी को, चौथी टर्म से चौथी को और पांचवी टर्म से पांचवी टर्म को। पहले करते हैं भाई, यहां पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है 2 और 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू में 128, इसमें हम ऐड करेंगे सेकंड टर्म जो हमारी यहां पर है, सॉरी 4 है, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो 4 इंटू में आ जाएगा यहां पर 32, फिर प्लस का साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 8 है, 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 8 इंटू में 8 आ जाएगा, उसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 16 है और यहाँ पर 2 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 16 इंटू में 2। नेक्स्ट यहाँ पर 32 है और हाफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन लगाते जाना है, 32 इंटू में आ जाएगा 1/2। सिंपली जो भी हमारी फर्स्ट टर्म थी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से और फिफ्थ को फिफ्थ से। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन तो बहुत सिंपल हो जाएगा यार, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 256 से, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 128 है, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को पता है 64 होता है, 16 टूजा होता है, उसके बाद हमारा 32, उसके बाद जो हमारा यहां पर होता है 32 को हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 32 का हाफ कर दो। 32 का हाफ कितना होता है भाई, ये हो जाता है मेरे पास 16। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये बन जाती है एक जीपी, और जीपी की हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 256, सो ए इक्वल्स टू में हमारे पास है 256। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 अपॉन में आ जाता है ए। सेकंड टर्म हमारे पास 128 है, फर्स्ट टर्म है 256। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम पर ये होगा 2 टाइम पर, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब जो हमारी वैल्यू आई है 1/2, ये क्या है भाई, ये 1 से छोटी वैल्यू है। अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो एस एन का हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, मैंने आपको बताया है कई बार, वही फॉर्मूला आपने यूज करना है, 1 माइनस में r टू दी पावर n एंड 1 माइनस में r, यहां पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई, मेरे पास n की वैल्यू भी होगी ना, कितनी टोटल टर्म्स हैं, टोटल 5 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं ए की, आर की और एन की, इनको पुट करते हैं, तो ऐसे एन यानी कि हो जाएगा 5 है। फॉर्मूले में सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी जो होती है 256, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस में आर होता है हमारा 1/2। इसकी पावर हमें कितनी करनी है भाई, एन करनी है, यानी कि उसकी वैल्यू 5 हमें रख देनी है, और जो ब्रैकेट है वो हमारा स्क्वायर वाला बना लेंगे। इसके बाद जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर है उस पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर होगा, तो 1 माइनस में आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, ऐसे 5 हमारा एज इट इज रहेगा, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मैं लिख देता हूं, खुला खुला सोल्व करेंगे, तो ऐसे 5 इक्वल्स टू में हमारा 256 एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट एज इट इज लगाने के बाद जो हमारा 1 है वो लिख लेंगे, माइनस में 1 की पावर 5 करूंगा और 2 की पावर 5 करूंगा। 1 की पावर 5 करने पर 1 ही होगा, 2 की पावर 5 करने पर 32 आता है। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ, देखो डिनोमिनेटर को सोल्व करना बहुत सिंपल है। 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को। 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। अगर मेरे पास कोई एक टॉफी है, आधी टॉफी कोई खा गया मेरा, तो कितनी टॉफी मेरे पास बची, आधी टॉफी बचेगी ना। इस तरह से आप सोल्व करो, 1 में से हाफ को मैं सोल्व निकाल देता हूं, तो मेरे पास हाफ पार्ट ही बचेगा। ब्रैकेट करेंगे क्लोज। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करें भाई, यहां पर लाइन लगा के नेक्स्ट वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं इधर। तो मेरे पास ऐसे 5 है जो वो एज इट इज लिख लूंगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 256 आ जाएगा। अब नीचे मेरे पास 1/2 है, फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर आकर पलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 है, पलटने पर कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट के अंदर मेरी वैल्यूज क्या हैं, 1 माइनस में 1/32। तो यहां पर मुझे एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेना होगा, जो भी वैल्यू 32 डिनोमिनेटर में है इसका। 32 का एलसीएम लूंगा तो 32 ही रहेगा। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखो
इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिंपली है 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाएगा, माइनस का 1 एज इट इज। अब इसको जस्ट सोल्व कर लेना है। नीचे हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 1/2 ऊपर हमने भेज दिया तो ये 2/1 हो गया। 256 को यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारा 512। उसके बाद 32 में से 1 को मुझे क्या करना होगा भाई, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 31 और डिनोमिनेटर में 32 एज इट इज। अगर आपको 16 का टेबल आता है तो 32 और 512 को आप कैंसिल कर सकते हो। 8 के टेबल से भी कर सकते हो। 16 का नहीं आता तो 8 का यूज कर सकते हो। मैं यहां पर 16 से करता हूं भाई। 16 2 होता है 32 और 16 से 512 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 32। अब यहां पर देखो 2 से 32 को भी कैंसिल किया जा सकता है तो भाई 2 1 2 और 2 16 होता है 32। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या बची हैं भाई, 16 बचा है, मल्टीप्लाई में 31 बचा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर अगर 496 आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि कैलकुलेशन सही तरह से हमने कर ली है और आंसर हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने जो भी आंसर था वो फाइंड कर लिया है। तो अब आखिरी क्वेश्चन बचता है इस वीडियो का, उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमारे पास 2 सीक्वेंस है भाई, पहला सीक्वेंस दूसरा सीक्वेंस, दोनों को मैंने अंडरलाइन किया। इनकी जो भी टर्म्स हैं अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर देता हूं तो मुझे ये शो करना है कि उनका प्रोडक्ट जो है ना वो एक जीपी फॉर्म करता है और इसके अलावा मुझे कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो जो भी मेरी पहली सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म, मतलब पहला सीक्वेंस जो है ना मेरा फर्स्ट सीक्वेंस है, उसके लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं। पहले वाला सीक्वेंस मेरे पास है ए है, उसके बाद सेकंड टर्म मेरे पास ए आर है, थर्ड टर्म मेरे पास ए आर स्क्वायर है। इसी तरह से आगे वाली टर्म्स आती हैं और nth टर्म क्या हो जाएगी, ए आर एन माइनस में 1 आर की पावर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड सीक्वेंस है उसको भी लिख लेता हूं भाई। सेकंड सीक्वेंस मुझे यहां पर दिया गया है, इसमें मेरे पास क्या है, पहली टर्म ए है, उसके बाद सेकंड टर्म ए आर है, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर है एंड सो ऑन। इसी तरह से मेरे पास ए आर की पावर आ जाएगी n माइनस में 1, ये दिया गया है। जो भी मेरी फर्स्ट और सेकंड टर्म के जो भी सीक्वेंस हैं इनकी टर्म्स का मुझे प्रोडक्ट करना है। तो मैं प्रोडक्ट करने के लिए क्या करूंगा भाई, प्रोडक्ट कैसे होगा, ए को मैं ए में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ए। इसी तरह से मैं जो दूसरा है ए आर को ए आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल कर क्या हो जाएगा, मेरा छोटा ए आर आ जाएगा, उसके बाद बड़े वाला ए आर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट मैं लेकर जाऊंगा तो यहां पर मेरे पास क्या है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा ए आर का स्क्वायर और जो बड़ा ए है और बड़े वाला आर है उसका स्क्वायर। इस तरह से जो वैल्यूज हैं मेरी वो आ जाएंगी और लास्ट में क्या होगा, जो nth टर्म है वो भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इट मीन्स ए आर एन माइनस 1 इसकी पावर हो जाएगी और ए आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। ये भी लास्ट में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट हो गया। अगर हम यहां पर कॉमन रेशो फाइंड कर लेते हैं, कॉमन रेशो हमारा सेम आ जाए तो जीपी फॉर्म करेगा ही, तो हम कॉमन रेशो फाइंड कर लेते हैं। भाई कॉमन रेशो कैसे फाइंड किया जाता है, हमें क्या करना होगा, A2 अपॉन में A1 करना होगा। भाई A2 कितना है, देखो ये हमारी सेकंड टर्म है तो इसको मैं ऊपर रख देता हूं। सेकंड टर्म मेरी है यहां पर AR, उसके बाद बड़ा वाला A और बड़ा वाला R आ जाता है। डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है ए इसको रख देना है तो भाई ए आ गया, उसके बाद बड़ा वाला ए रख दिया। अब जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करना है। आप देखो नीचे वाले छोटे ए से ऊपर वाला छोटा ए कैंसिल, नीचे वाले बड़े ए से ऊपर वाला बड़ा ए कैंसिल। हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो क्या आएगा, छोटा वाला आर इंटू में बड़े वाला आर। इट मींस ये हमारा कॉमन रेशियो आया है। अगर कॉमन रेशियो सेम होगा, अभी हमें एक और कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास जब भी आर आ गया तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा ये सीक्वेंस बना है ये एक जीपी फॉर्म करता है। उसके लिए सेकंड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, A3 अपॉन में A2 किया जाएगा। हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, देखो ये थर्ड टर्म जो अंडरलाइन की है इसको थर्ड टर्म की जगह लिख देंगे ए आर का स्क्वायर, उसके बाद बड़े वाला ए और बड़े वाला आर का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म करना है तो सेकंड टर्म एज इट इज यहां पर नीचे मुझे लिख देनी है। ये हो जाएगा मेरे पास ए आर, उसके बाद बड़े वाला ए और बड़े वाला
आर आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो कि भाई ए छोटे वाला ऊपर भी है नीचे भी है, ए से ए कैंसल, बड़े वाले ए से बड़े वाला ए कैंसल, नीचे मेरे पास आर है, ऊपर आर का स्क्वायर है, तो आर से यहां पर स्क्वायर कैंसल, बड़े वाले आर से बड़े वाले आर का स्क्वायर कैंसल, बचा क्या है वो देखो। देखो यहां पर हमारे पास आर बचा है और बड़े वाला आर भी बचा है, तो हमारे पास आर और बड़े वाला आर आ गया। यहां पर आप देख सकते हो a2 अपॉन a1 करने पर आर आर आता है, a3 अपॉन a2 करने पर भी हमारे पास वही सेम वैल्यू आ रही है। इट मीन्स जो भी इनका मतलब फर्स्ट और सेकंड जो भी हमारे सीक्वेंस थी, इनकी टर्म्स का प्रोडक्ट करने पर हमें सीक्वेंस मिला है। अगर हमारा कॉमन रेशियो सेम आता है तो ये एक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, जीपी कह सकते हैं। कॉमन रेशियो सेम आ गया तो ये वाला सीक्वेंस हमारा जीपी हो गया। एक लाइन यहां पर लिख देंगे, दिस सीक्वेंस फॉर्म जीपी एज कॉमन रेशियो इज सेम। जो भी कॉमन रेशियो है वो बिल्कुल सेम आया है, तो ये हमारा बन जाता है एक जीपी। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ एक्सरसाइज 8.2 के जो सेकंड वाली वीडियो थी वो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज पाने के लिए। जो भी नए स्टूडेंट आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th 12th की मैथ की साइंस की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी इस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की अदर वीडियो है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर अदर एक्सरसाइज वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पर या फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।